हेलो फ्रेंड्स। बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग राग दरबाड़ी उपन्यास के बारे में बात करेंगे। राग दरबाड़ी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का सबसे चर्चित उपन्यास में से ये एक व्यंग पर आधारित उपन्यास है, जिसके हर लाइन में आपको एक व्यंग मिल जाएगा। इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो आज़ादी के बाद की प्रगति और विकास के नारों के बाद भी निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसच रही है। यह उसी ज़िंदगी का दस्तावेज है। और इसके पढ़ने के बाद इससे लगभग आपके जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बन जाएंगे। तो टोटल 33 अध्याय हैं, जिसको हम लोग 3 भाग में कवर करेंगे। प्रथम में 10 अध्याय तक कवर करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ पात्रों के बारे में जान लेते हैं हम लोग, राग दरबाड़ी का, और जो कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट है। इसका जो उपन्यास है उसका लेखन हुआ था 1964 के अंत में आरंभ हुआ और अपने अंतिम रूप में वह 1967 में समाप्त हो गया। मतलब 67 में उपन्यास बन गया था। इसका जो प्रकाशन हुआ 1968 में हुआ और 69 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इससे अब देख लीजिएगा किस तरह से ये प्रसिद्ध नॉवेल था। तो इसका जो सबसे प्रमुख जो चीज़ है, जिस स्थान के बारे में है, जिस गांव के बारे में इसमें कहानी लिखी गई, वो है शिवपालगंज गांव। और इसके जो सबसे प्रमुख पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमता है, वह है वैद्य जी। अब इसके परिवार के बारे में एक बार देख लेते हैं। इनका एक भांजा है रंगनाथ, और ये शहर से आया है। इतिहास में एमए कर रहा है, वर्तमान में किया हुआ है, वर्तमान में रिसर्च कर रहा है। उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसको बोला गया कि गांव रहो मामा कने, तो इसी में वो 5-6 महीने के लिए गांव आया है। दूसरा आदमी है रूपन। इनका एक पुत्र है, छोटा पुत्र, जो 18 वर्ष का है। 10वीं में 3 वर्ष से है ये। और इनका एक भाई है, और यानी इसका बड़ा बेटा है बद्री पहलवान, जो पहलवानी करता है, सिखाता भी है। और ये चेला है, ये इनका जो चेला है वो है छोटे पहलवान। और इन दोनों के बारे में है, रूपन और बद्री पहलवान दोनों ही बेला से प्रेम करता है। बेला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे नॉवेल में, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण है। रूपन नेतागिरी भी करता है छंगाला मल विद्यालय में। इनका एक नौकर है शनिचर, जो भांग बनाता है और आगे चलकर गांव का प्रधान बन जाता है, कठपुतली प्रधान, क्योंकि वास्तविक शक्ति तो वैद्य जी के पास है। अब छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। इसके जो मैनेजर कौन है, वो हैं वैद्य जी। और इसका जो प्रिंसिपल है वो वैद्य जी का आदमी है, दुबला पतला है। इसका एक क्लर्क है, ये भी प्रिंसिपल का आदमी है, अर्थात ये भी वैद्य जी का ही आदमी है। खन्ना मास्टर, ये प्रिंसिपल के विरोधी गुट के हैं, वैद्य जी के विरोधी गुट के हैं। ये इतिहास के मास्टर हैं, वाइस प्रिंसिपल होना चाहते हैं, और प्रिंसिपल और वैद्य जी का विरोध करता है। मालवीय जी, ये भी खन्ना मास्टर के साथ ही रहता है, और मतलब खन्ना मास्टर के जैसा ही सोच का है, यानी वैद्य जी के विरोधी गुट का है। एक और मोतीराम मास्टर हैं, ये साइंस के मास्टर हैं, और इनका सब एक पार्ट टाइम जॉब भी है, वो है आटा चक्की का। तो आज जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग वो जान जाएंगे। इसको ये रटने का ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग एक बार एक परिचय देख लिए ना, तो कहानी समझने में आसानी होगा, और प्रीलिम्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी आराम से बन जाएंगे। एक रामधीन विखम खेड़ा है, वो वैद्य जी का विरोधी पार्ट है, काउंटर पार्ट विरोधी। ये खुद कॉलेज का मैनेजर बनना चाहता है। भाई को ये प्रधान बनवाया है और स्वयं मैनेजर बनना चाहता है, लेकिन आगे चल के जब चुनाव होता है तो शनिचर प्रधान बन जाता है। ठीक है। और एक और जीव के बारे में है, छोटा पहलवान है, उसके पिताजी हैं कुशहर प्रसाद। उसके बारे में चर्चा है, कई छोटा पहलवान अपने पिताजी को पीट देता है, तो उससे रिलेटेड चर्चा किया गया है। इसका परिवार का एक बार चार्ट देख लीजिए। भोलानाथ, गंगादयाल, कुशहर प्रसाद, छोटा पहलवान, सभी में सेम प्रवृत्ति का है। बूढ़ा होने पे पिताजी का पिटाई करता है ये सब। तो वही परंपरा पे छोटा पहलवान भी चल रहा है। तो भोलानाथ और गंगादयाल के बारे में कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि इस किस परिवार का है, कौन है, तो वो हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। एक और व्यक्ति है जोगनाथ, तो ये हमेशा नशा में रहता है, गंजा है। गंजाहा का क्या मतलब हुआ? गंजा जो शिवपालगंज का टिपिकल निवासी है, थोड़ा कुख्यात है, बदमाशी वगैरह करता है, गाली वगैरह देता है, तो उसको ये लोग गंजाहा बोलता है। उसका थोड़ा इज्जत टाइप का रहता है गाँव में। एक और व्यक्ति है लंगड़। ये बेचारा ईमानदारी से अपना कोई कागज़ निकलवाना चाह रहा है, लेकिन घूस नहीं देने के कारण इसका काम नहीं हो पा रहा है। तो ये सब देख लें। और भी पात्र हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इन पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर। पहला जो अध्याय है, इसका जो शुरुआत होता है इस लाइन से होता है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था।
शहर के बाद पूरा जो गांव है वो शुरू हो गया था। उस समय भारत में गांव का संख्या भी बहुत ज़्यादा था पहले। वहीं एक ट्रक खड़ा था। इसका देखिएगा हर एक लाइन में एक व्यंग देख लीजिएगा, उसलिए हम पहला पैराग्राफ को उतार दिए। उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। मतलब एकदम रफ ढंग ढंग से चलाता था उसको रोड पे ड्राइवर। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक और देख के कह सकते थे कि वह सड़क बीच में खड़ा है, दूसरी ओर देख कर ड्राइवर कह सकता है सड़क के किनारे पे है। तो हर लाइन में अब देखिए व्यंग छुपा हुआ है। पुलिस वाले इसलिए कि बीच में छुपा है तो उससे फिर जुर्माना ले लेंगे, बीच में खड़ा है तो, जबकि ड्राइवर को लगता था कि वो किनारे में खड़ा किया हुआ है। ठीक है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर जाने की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए भी कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। मतलब किस तरह से कुव्यवस्था था वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कोई भी नियम को तोड़ रहा था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 का कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है उस पर बात कर लेते हैं। रंगनाथ क्या होता है, उसका थोड़ा सा लेट से वो पहुंचता है, लेकिन रेलवे टाइम पे रहता है तो उसका वो ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूट जाती है तो वो उसको ये ट्रक मिलता है। तो चूंकि वो खादी का कपड़ा पहना हुआ था उस दिन, तो ट्रक वाला को लगता है ये पुलिस का आदमी है। तो पुलिस का आदमी है तो इसलिए उसको बैठा लेता है और शुरू में इज्जत भी देता है। तो रंगनाथ अपना प्रवचन कुछ कुछ देते हुए जाता है। तो इसी में एक लाइन है, ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत की तरह है। तो हुकूमत पे वो व्यंग किया है इस लाइन से। तो शुरू में उतना ड्राइवर समझ नहीं पाया, तो फिर उसको एक्सप्लेन किया, चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो 2 गज चलते ही फिसल जाती है। मतलब प्रशासन को जितना भी अच्छा करने का प्रयास करो फिर से उसी टाइप की स्थिति में आ जाता है। तो इस पर एक व्यंग है। दूसरा था रिसर्च पर। वो बोलता है घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। तो ये घास खोद रहा हूँ किसको बताया गया था, प्रीलिम्स में पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, इसको रिसर्च किए थे। वर्तमान में क्या कर रहा है इसी से पता चलता है, एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू किया है। ठीक है। इसमें ट्रक वाला भी दिमाग लगाता है, 2 आदमी का नाम बोलता है, मित्तल साहब और जैन साहब, जो पुलिस में थे, सीआईडी में थे। तो ये रंगनाथ ये दोनों के बारे में नहीं जानता है क्योंकि वो पुलिस में था ही नहीं। तो ट्रक वाला को पता चल जाता है कि ये पुलिस में नहीं था। तो पूछता है फिर खादी कपड़ा क्यों पहने। उसके बाद इसका पूरा बोलने का तरीका बदल जाता है ट्रक वाला का। रंगनाथ को ही गियर पकड़वा देता है और फिर आगे चल के पुलिस वाला मिलता है जो ट्रक वाला से जुर्माना मांगता है किसी चीज़ के लिए, चलाने के लिए, अथी करने के लिए, ओवरलोड इस टाइप का चीज़ के लिए। वो जो भी जुर्माना मांगता है तो 2 रुपया जुर्माना वो रंगनाथ से ही मांग के पुलिस वाला को दे देता है। ठीक है। इसमें और एक लाइन है, वर्तमान शिक्षा पद्धति पे व्यंग भी है जो ट्रक वाला ही करता है, व्यंग टाइप का। तो इसमें एक लाइन है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया की तरह जिसे कोई भी लात मार सकता था। तो वो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 2। इसमें एक थाना है के बारे में बताया गया है जिसमें एक दरोगा और 10 बड़ा सिपाही हैं और उनके भरोसे 200-300 गांव हैं। उसी में से एक गांव सिरपालगंज भी है। ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या स्थिति है गांव का, मतलब पूरी तरह से भगवान भरोसे है। 200-300 गांव को 10 बड़ा पुलिस सिपाही कैसे देख सकता है कोई। तो गांव में दरोगा जी से मिलने आए हुए थे जुआड़ी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर। वो किस लिए आए थे, चालान कटवाने के लिए अपना। इसी संबंध में वसूली के शिकायत के सिलसिले में रूपन बाबू आ जाता है। रूपन बाबू कौन है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, वैद्य जी के छोटे बेटे जो कॉलेज में पढ़ते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, रामधीन बाबू जो वैद्य जी के विरोधी हैं उनको 5,000 की वसूली का एक लेटर आया है। तो उसी सिलसिले में वो पुलिस के पास जाते हैं कि इस पर ठीक से कार्रवाई कीजिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा था कि इस कार्रवाई में हम लोगों पर कोई आँच ना आए। तो वही मेन बात है। इसी में एक बख्तावर सिंह का प्रसंग आता है। बख्तावर सिंह एक पुराने दरोगा थे जो जो रास्ते एक बार रास्ते में आ रहे थे कहीं से, तो झगड़ू और मंगड़ू नामक 2 व्यक्ति इनको पीट दिया। तो बाद में शिकायत करके ये लोग को पकड़े तो ये लोग बहुत पैसा भी दिया और माफ़ी भी मांगा। तो बख्तावर सिंह इन दोनों से केस वापस ले लिया। लेकिन पुलिस महकामा में बात फैल गया, पुलिस का बदनामी होने लगा, पीटा लेकिन कोई पकड़ाया ही नहीं। तब क्या किया, झगड़ू और मंगड़ू का 3 ठो दुश्मन था, वही तीनों का नाम देके वो तीनों को जेल में भेज दिया। तो वही है बख्तावर सिंह का प्रसंग। अब प्रीलिम्स में आ जाएगा तो फिर अब वो लोग बना दीजिएगा। एक लाइन है, पूरा साम्यवाद है। ये लाइन कौन बोला था, ये लाइन रूपन बाबू बोला है दरोगा जी को। ठीक है। तो ये बख्तावर सिंह का प्रसंग ये दरोगा जी बोले थे, बोले कि मैं भी बख्तावर सिंह का चेला हूँ। तो ये अब हो गया अध्याय 2 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 में, जो छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज सिपालगंज है उसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या क्या चीज़ से बना है, दो बड़े और 2 छोटे कमरों का एक डाक बंगला है, 3 और छप्पर डाल के बनाया गया अस्तबल है, ईंट की दीवार पर टीन डाल के खोली हुई दुकान है, बरगद के पेड़ के नीचे का कब्रनुमा चबूतरा है और एक नई ढंग की इमारत है जिसका नाम है सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। सबको मिला के कहता है कॉलेज छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज।
तो छंगामल क्यों नाम पड़ा, इसमें एक कहानी दिया गया कि छंगामल जिला बोर्ड के चेयरमैन थे, जो कॉलेज को डाक बंगला ये सब चीज़ जो है वो अप्रूव करके दे दिए थे, इस शर्त पे कि उनका नाम रखा जाएगा, के नाम के आधार पे कॉलेज का नाम रखा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आएगा तो बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर का है वो है, एक मोतीराम जो अपेक्षिक घनत्व तो पढ़ा रहे थे, आटा चक्की भी ये चलाते हैं जो इनका पार्ट टाइम जॉब है, और बेमान मुन्नू से ये जलते हैं। बेमान मुन्नू से क्यों जलते हैं, क्योंकि बेमान मुन्नू का भी आटा चक्की है, लेकिन बोलते हैं कि मेरा चक्की ज़्यादा अच्छा है। तो इस बीच है पढ़ाते कम है, आटा चक्की के बारे में ज़्यादा बताते हैं ये। उसका प्रिंसिपल एक दुबला पतला आदमी है, अवधि बोलने वाला, जो गुस्से में अवधि बोलने लगता है, उसके साथ साथ उसके कलर हमेशा रहता है। तो बीच में पढ़ाते पढ़ाते जो अपेक्षिक घनत्व तो पढ़ा रहे थे, ये पूछ देगा क्या पढ़ा रहे थे, तो आप लोग बना दीजिएगा फिल्म्स में, और फिर आधा छोड़ के फिर वो आटा चक्की चले जाते हैं। सेकेंड हैंड आटा चक्की लिए हैं, तो कलर बोल रहा था कि हम भी बेचने के लिए बोले थे उनको, लेकिन हमको नहीं बेचे 1400 रुपये में, तो वो एक चीज़ याद रखिएगा। तो वो चले जाते हैं, तो उनकी क्लास का बच्चा लोग रोने लगता है, तो प्रिंसिपल मालवीय मास्टर को बोलता है, जो 7वीं कक्षा में पढ़ा रहे थे, कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को भी अपने कक्षा में बुला के पढ़ाइए। तो मालवीय जी बोलते हैं कि 7वीं में पढ़ा रहा हूँ तो कैसे पढ़ाऊंगा, 9वीं और 7वीं एक साथ नहीं पढ़ सकता। तो जो विरोध करते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं तुम भी खन्ना की राह में चलने लगे। खन्ना एक्चुअली जो प्रिंसिपल का विरोधी था और वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता था। खन्ना मास्टर जो इतिहास का लेक्चरर था वो, लेकिन पढ़ा जा रहा था, अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसमें वो मेटाफोर जैसा कुछ एग्जाम्पल देता है, और कोई बच्चा महादेवी वर्मा का एग्जाम्पल देता है तो वो डांट के बैठा देता है कि हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक और प्रसंग आता है मलेरिया इंस्पेक्टर का, उससे बढ़िया से हमारा जो प्रिंसिपल है वो बात करता है, इसलिए बढ़िया से बात करते हैं क्योंकि वो वीडियो के भांजे थे। तो ये भी आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, कौन था वीडियो का भांजे। और एक प्रसंग है, एक ठेकेदार है जो प्रिंसिपल साहब का मतलब पक्ष लेता है, तो इसलिए कॉलेज का क्लर्क उसको कॉलेज कमेटी का मेंबर बनाना चाहता है, ताकि प्रिंसिपल का पक्ष का शक्ति बढ़ जाए कमेटी में। ठीक है, एक और चीज़ का उल्लेख आया है कि एक गांव में, जो नंदापुर गांव में चेचक फैला, प्रीलिम्स में आएगा तो बना दीजिएगा किस गांव में चेचक फैला, तो नंदापुर गांव में। और वो ये बात ये प्रिंसिपल पब्लिक हेल्थ के एडीओ को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अध्याय 4। इसमें एक भवन के बारे में शुरुआत में चर्चा है, जो प्रेम भवन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली एक खंडहर टाइप का रूम है, जिसमें जो कपल्स है वो आके बैठता है, बात उत करता है, और इसका जो गेट है आगे सड़क की ओर नहीं है, पीछे की ओर है, जंगल से लगते हुए। तो वो हो गया, सड़क के उस पार है आपका शिवपालगंज जो गांव है, लेकिन जो असली शिवपालगंज है वो है वैद्य जी के दफ्तर, यानी उनका जो चौबाड़ा है उस पर, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण मामला होता है वहीं पर निर्णय होता है सब चीज़ का। और वहाँ के लोगों का प्रवृत्ति क्या था, मकान के दायरे को बढ़ाकर आसपास की जमीन हथियाने की प्रवृत्ति, उस पर शुरू में बात किया गया है। ये प्रवृत्ति आज भी है, आप देख सकते हैं। मंगल और शनिचर, ये वैद्य जी का नौकर है, भांग घोटता था। वैद्य जी कौन थे, कॉलेज के मैनेजर थे, शुरू में भी बताया गया। और कोऑपरेटिव यूनियन एक है जो गाँव में, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो रोग का इलाज भी करते थे। रोग दो प्रकार का, एक प्रकट रोग और गुप्त रोग। प्रकट रोग का इलाज वो प्रकट रूप से करते थे, तो गुप्त रूप का इलाज वो गुप्त रूप से करते थे। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछेगा तो बना दीजिएगा। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सभी रोग ब्रह्मचारी के नाश से पैदा होते हैं, तो उसी पे उनका बेसिक प्रवचन होता था, उसी के आधार पे वो दवा देते थे। लेकिन वो इसमें वास्तव में व्यंग किया गया है, क्योंकि गरीबी और अशिक्षा वो सब बहुत बड़ा कारण था, और क्योंकि उसके कारण पोषण युक्त भोजन ये सब नहीं मिल पा रहा, आदमी को इलाज नहीं करवा पा रहा है, लेकिन वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। सभी चीज़ क्या है हो रहा है, ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसका दो नुक्ता था, ये भी पूछ देगा प्रीलिम्स में क्या के दो नुक्ता था। एक तो गरीबों का मुफ्त इलाज, और फायदा ना हो तो दाम वापस, जो अक्सर ये बोलते थे इलाज करवाते समय। अध्याय 5, इसमें शुरुआत होता है कि पूर्व जन्म के सिद्धांत का इजाद दीवानी अदालत में हुई। ये पूछेगा क्वेश्चन के कहाँ पे हुई, तो दीवानी। बेसिकली क्या होता है कि इतना लंबा चलता था कि आदमी को इस जन्म में न्याय नहीं मिल पाता, तो उसी समय से बोलते थे यार अगले जन्म होगा तो उसमें न्याय मिल जाएगा, इस टाइप का चीज़ हुआ। तो पूर्व जन्म के सिद्धांत का जो इजाद है वो दीवानी अदालत में हुई है। इसमें लंगल के बारे में बोला जाता है। लंगल 5 कोस, कितने कोस दूर, 5 कोस दूर, याद रखिएगा। कि गांव का एक रहने वाला, इसकी बीवी मर चुकी है, बच्चा लोग सभी अलग होकर रहता है। ये 2 रुपया का रिश्वत मांगा था इसको नकल बाबू एक कागज के लिए, तो ये रिश्वत नहीं दिया। तो लास्ट में ये बोला कि नियम से हम नकल लेंगे, और नकल बाबू भी ठान लिए कि नियम से हम नकल देंगे। ये वास्तव में सीधा सीधी लाइन नहीं है, एक व्यंग है, क्योंकि नकल बाबू नियम के नाम पे बाल के खाल उधेड़ने लगे। कहीं भी बेचारा से गलती हो जाता था तो बस सीधे इनकार, कहीं काटता था तो वापस, बेसिकली घूस के कारण उनको नहीं मिल पाया। और सबके बारे में एक बैठक हो रहा था, कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया था, तो उसका बैठक कहाँ पे हो रहा था, प्रिंसिपल ये क्या बोलते हैं वैद्य जी का जो बैठक है उस पर हो रहा था। तो उस समय रूपन बाबू जेबी जासूस नामक, जेब नहीं जेबी जासूस नामक पुस्तक लेके घूम रहे थे।
जो नागरिक शास्त्र की कक्षा में पढ़ाई जाती है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कौन सा पुस्तक था, जेबी जासूस, और कौन सा कक्षा में पढ़ाया जाता था, तो नागरिक शास्त्र की कक्षा में। और प्रिंसिपल इसमें खन्ना के भी शिकायत करता है वैद्य जी के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बद्री पहलवान रिक्शा पर बैठ के कहूँ बाहर गए हुए थे, तो शिवपालगंज की ओर आते हैं। रास्ते में उसको रामदीन भीकम खेड़ा मिलता है। रामदीन भीकम खेड़ा का बताया गया है कि कोलकाता में रहते थे और अफीम के व्यापार में जेल गए थे, फिर वापस आकर गांव में बस गए। और कितना वर्ष के लिए गए थे जेल? 2 वर्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, 2 वर्ष के लिए जेल गए थे और फिर वापस आके गांव में बस गए। भाई को अपने गांव का सभापति बना दिए थे, लेकिन वो भी नाम मात्र का था, वास्तविक सभापति यही थे। और दानिश टंडेगी, ये नाम याद रखिएगा बस, दानिश टंडेगी की सोबत में शायर बन गए थे, मतलब हल्का फुल्का शायर वगैरह कर लेते थे किसी चीज पर। और बदली पहलवान के बारे में एक फैक्ट दिया है कि शिवपालगंज से 10 मील दूर दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीन लगाया था। और बद्री जो आ रहा था रास्ता में, उसको ये रुकवाए इसीलिए थे कि उसका शिकायत करने, इसके भाई रूपन का, क्योंकि उसको लगता था कि वसूली वही रूपन ने करवाया है, वसूली वाला लेकर रूपन बाबू ही भिजवाया है। तो बद्री पहलवान बोलता आप भी ऐसा लेकर भिजवा दीजिए, तो यही सब होता है। और इसका जो बद्री पहलवान जिस रिक्शा पे बैठ के आ रहा था, वो रिक्शा वाला शहरी था और गाना उना गवा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पीने वाला जो गाँव का रिक्शा वाला उस पर व्यंग कर रहा है, इस तरह से है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रंगनाथ को जो कमरा दिया गया है वैदिकरण है, उसके बारे में बताया गया था। छत के ऊपर एक कमरा है जो संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता है, मतलब कोई भी उसमें आ जा सकता है। कोई अचार सुखाने के लिए यूज कर लिया, कोई पढ़ने के लिए यूज किया, कभी रुपन बाबू आ गए, कभी बद्री जी आ गए, तो ये था वही कमरा रंगनाथ को दिया गया था। रंगनाथ को शिवपालगंज में रहते रहते लगता है जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ये इसका सामासिकता को दिखाता है कि शिवपालगंज का कहानी वास्तव में उसमें भारत के लगभग सभी गांवों का कहानी था। तो उसमें एक और चीज के बारे में बताया, बहराम चोट्टा, वो इलाके का प्रसिद्ध चोर था। ठीक है, लेकिन रामस्वरूप 12 वर्ष में ही उससे आगे निकले। रामस्वरूप एक व्यक्ति था जिसमें मतलब बचपन से ही चोरी चपाटी का पूरा लक्षण था, लगता था कि कोई अवतार पुरुष है। तो 12 वर्ष में ही मतलब चोरी चल में बहराम चोट्टा को भी पछाड़ दिया। तो बहराम चोट्टा का भी जिक्र आएगा और रामस्वरूप का जिक्र आएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। दूरबीन सिंह 20-30 वर्ष पूर्व सबसे प्रसिद्ध गंजाहा था। गंजाहा मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, वहाँ का कुख्यात आदमी जो थोड़ा गुंडागर्दी गर्दी करता है, गाली वाली बकता है, वही गंजाहा हो गया। तो उसका बहुत आसपास के इलाके में नाम था। मारपीट के समय जो खड़ा होता था तो उसके मामले में 50 रुपये लेता था। इसमें एक और व्यक्ति का जिक्र आया है, जयराम प्रसाद क्या है, वो वकील है, वो भी एक पेशी का 50 रुपये लेता था अगर वकालत किसी के विरुद्ध उसको पेशी में बुलाया जाता था तो। ठीक है, दूरबीन सिंह के बारे में बताया गया कि एक बार सनीचर भेलपुर गांव के पास से जा रहा था, तो उसका खाना वाना कोई छीन लिया गुंडों का गुरु। तो उस समय वो दूरबीन सिंह का नाम लिया तो सब वापस कर दिया, बोला कि दूरबीन सिंह को मत बताइएगा, मतलब उस समय वो सब डरता था। कुछ साल बाद फिर इस ऐसा ही घटना घुसा। उस समय तक दूरबीन सिंह थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था, तो उसका प्रभाव घट गया, तो उस समय कोई डरा नहीं, उल्टे सनीचर को और झपटने लगा, तो सनीचर भाग के बचा था। तो ये 2 घटना बताया गया था दूरबीन सिंह के कि समय बलि नहीं होते समय बलवान, मनुष्य बलि नहीं होते, ये होते समय बलवान, तो इसी पे लिखा गया था। और दूरबीन सिंह का जो मौत कैसे हुआ, तो भतीजा के मार से कुएं में गिर के रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसी में वो मर गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवपालगंज कहाँ पे है? इस शहर के नजदीक के सड़क के किनारे का एक गांव है। तो ऐसा गांव होता है नेता लोग के लिए भी अच्छा गांव होता है, क्योंकि शहर से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा, आराम से रोड है, तो रोड के बगल में गांव है, तो आराम से उतर के भाषण दे दिए, गाँव में अपना प्रभाव जमा दिए। तो इसमें जो सरकारी कुछ कुछ विज्ञापन भी आता था, वो भी आराम से विज्ञापन के बारे में बात किया गया। इसमें क्या क्या चीज का विज्ञापन था, फिल्म से पूछ सकता है। तो खेती बढ़ाने का था, मलेरिया उन्मूलन का था, हृदय परिवर्तन के लिए था। उसी विज्ञापन में कहा गया था कि दांत सबसे ज्यादा व्यापक बीमारी है गाँव में। तो ये हो गया, पूछेगा कौन सबसे ज्यादा व्यापक बीमारी थी, तो बोल देना है दांत। अब एक और चीज था, जहानाबाद कस्बा में नामर्दी का इलाज बिजली से किया जाता, मतलब वहां पे बिजली आ चुका था। ठीक है, वह जी ये अपना कोई भी बात बोलते थे तो उसमें नवयुवकों के लिए आशा का संदेश ऐसा करके एक बहुत बड़ा पोस्टर उनका लगा हुआ था विज्ञापन का। प्लस विवाहशीर का नया नया विज्ञापन आया था जो पूरा गांव में फैला हुआ था। और इसका विज्ञापन एक बार अखबार में भी आ गया, बवासीर वाला। तो सबको लगा कि जो शिवपालगंज में चलता है वो पूरा देश में चलता है। तो यही एक व्यंग भी किया गया था इस चीज पे। और इसमें और एक दूसरा जो प्रसंग है वो है रामाधीन से वसूली का मामला। जिस दिन जिस किला पर जिस समय पैसा देने की बात की गई थी, वहां पे पुलिस लेके गया, लेकिन वहां पे कोई मिला नहीं। लेकिन बगल के गट्टे में रामनाथ का पुत्र जोगनाथ जो था वो मिला। वो पी के पूरा लुढ़का हुआ था, वो भी गंजहा था। सरफला भाषा बोलता, सरफला भाषा मतलब 2 शब्द के बीच में फर लगा देना। जैसे मर को क्या बोलेगा, मर गए, तो मरफर गरफय ऐसे बोलेगा मर गए को। वो एक तो लाइन हम लिख दिए, मर को मरफर,
तो वो हो गया आपका। तो शुरू में दरोगा जी इसका लैंग्वेज समझ नहीं पाए, लेकिन समझ गए कि फिर गाली दे रहा है, तो दफ़ा, क्योंकि पूरा पिया हुआ था तो गाली उली भी दे रहा था, तो दरोगा जी दफ़ा 109 फौजदारी लगा दी। ये फिल्म से पूछ सकता है कौन सा दफ़ा लगा रहे थे, 109 फौजदारी लगा देने के बाद किए, लेकिन वो बैद जी का आदमी था तो फिर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोऑपरेटिव यूनियन का जो गबन हुआ था बहुत ही सादे ढंग से हुआ था। यूनियन का सुपरवाइजर राम स्वरूप था, वो क्या किया, 2 ट्रक में गेहूं लेके भाग गया था। तो कंपनी का एक डायरेक्टर एक बार नजदीक के एक शहर में गया, देखा कि उसी पार्क में राम स्वरूप भी मालिश करवा रहा है। ठीक है, और ये शहर गांव से सिर्फ 15 मील दूर था। वो जाके बताया सबको, बैद जी का फिर बैठक में ये मुद्दा होने लगा। शनिचर के बारे में एक लाइन है जो पूछ सकता है प्रेम से, शनिचर पृथ्वी पर बैद जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानता था। तो ये पूछेगा कौन मानता था, तो शनिचर मानता था। राधेलाल जो गांव के काना के नाम से प्रसिद्ध था, पैसा लेके झूठा गवाही देता था, इसके बारे में प्रसंग है। काम करने के लिए गया था जहां अपने साथी की पत्नी से विवाह करके अपने गांव ले आया। तो इसका भी आप याद रखिएगा, राधेलाल का नाम पूछेगा तो बना देना है। और इसमें फिर बैठक में क्या निर्णय हुआ, जो गबन पे था बेस्ट, शुरू में तो सबको राम स्वरूप को खूब गाली दिया, ये पकड़ो वो पकड़ो, लास्ट में क्या निर्णय हुआ कि सुपरवाइजर ने जो 8,000 का घाटा लगाया था उसके लिए सरकार अनुदान दे के उसका घाटा पूरा कर दे। तो इलॉजिकल है, लेकिन यही सब मिलकर निर्णय लिया। आगे बढ़ते हम लोग, अध्याय 10। कॉलेज का जो संविधान है वो नारंगी कागज पर संविधान लिखा हुआ था। तो कौन रंग का कागज था, नारंगी रंग का कागज, ये आपको याद रखना है। कॉलेज की स्थापना देश के नागरिकों को महान आदर्श की प्रेरित करने के लिए तथा उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने के लिए हुई थी। ये भी याद रखना है कि क्यों हुआ था। ये व्यंग है बेसिकली, लेकिन अगर ऐसा पूछ देगा प्रीलिम्स में तो आप बना सकते हैं। प्रबंध समिति में वैद्य जी का बोलबाला था, लेकिन रामधीन वाले जो गुट है उसका भी प्रभाव बढ़ रहा था। खन्ना वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता था और इसमें रूपन बाबू सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि रूपन बाबू को लगता था कि जो प्रिंसिपल है वो उसके पापा से पापा पे प्रभाव जमा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, उसीलिए चाह रहे थे संतुलन के लिए खन्ना भी वाइस प्रिंसिपल बन जाए। इसी बीच एक और प्रसंग हुआ कि कॉलेज में प्रेम पत्र पकड़ाया, तो उसके पिताजी कसम खाए कि उसका लड़का दोबारा कभी प्रेम नहीं करेगा जीवन में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण उसको फिर से कॉलेज में एडमिशन मिला वो ये कि कॉलेज के नए ब्लॉक के लिए 25,000 ईंटें देगा। ठीक है, एक और घटना होता है कि एक तो कट्टा भी पकड़ाता है लड़का के पास, लेकिन शाम में पुलिस वाला, क्योंकि वैजी का कॉलेज का था, तो शाम में एक न्यूज आता है कि वो कट्टा नहीं था, बेसिकली लोहे का एक टुकड़ा था। और एक घटना होता है कि गांव में चोरी होता है, इसमें भगवती को पीटता है। भगवती एक गांव का आदमी था, उसका छोटे लाल जो कि बद्री का चेला था उससे दुश्मनी था, तो सब बोलता है शायद छोटे लाल ही पीट दिया होगा उसको। और उसके गया दिन के यहाँ चोरी हुआ। इसमें और एक फैक्ट है, वो है कि अध्यापक मोतीराम वो संपादक भी हैं। तो ये सारा चीज़ आ गया आपका, और बाकी हम लोग नेक्स्ट 2 अध्याय में इसको क्लियर कर लेंगे। इससे आपका लगभग प्रेम से जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।